हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के भाग 15 में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस सीरीज़ के भाग 14 आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने उनको नहीं देखा है, आप एक बार जाकर ज़रूर देखिए। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो कनिसाई की हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की हो, या फिर यूपीएसएससी के द्वारा जो वीडियो बीपीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ पे आपको अवश्य ही हिंदी के सिलेबस में कम से कम लाभ मिलेगा। तो एक बार जाकर आप जरूर देखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और समय रहते आप उसका लाभ ले सकेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। और आज का पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पूछ रहा है यहाँ पे, आविर्भाव शब्द का विलोम है। विकल्प हैं अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव। चारों के चारों ऑप्शन क्लोज हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसका फटाफट से आंसर करिए। अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूँ तो आविर्भाव का जो विलोम होता है दोस्तों, तिरोभाव। अगर हम आविर्भाव के अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकट होना, और यहाँ पे तिरोभाव का अर्थ हो जाता है दोस्तों अदृश्य हो जाना। ठीक है, अदृश्य हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आविर्भाव का विलोम हो जाएगा यहाँ पे तिरोभाव। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं प्रस्तर, ध्वज, निशान, झंडा। यहाँ पे आपने ध्यान से पढ़ना है कि पताका का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पताका का जो पर्यायवाची नहीं है ये है विकल्प ए, प्रस्तर। पताका का क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर है दोस्तों किसका, पत्थर का। ठीक है, यह है पत्थर का पर्यायवाची। इसके अलावा इसके जो और पर्यायवाची होते हैं, जैसे हो गया उपल, पत्थर, उपल, पाषाण, इसके अलावा शिला, एक और आता है जो बार बार पूछा जाता है, अश्म। ठीक है, तो ये कुछ जो पर्यायवाची हैं ये सारे के सारे पत्थर के हैं। इसमें पत्थर, उपल, पाषाण, शिला, अश्म और प्रस्तर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पताका, तो जो पताका है ये है झंडे का पर्यायवाची। झंडा, निशान, ध्वज, पताका। इसके अलावा और आते हैं केतु, केतु और केतन। ये दोनों भी किसके हैं, झंडे के पर्यायवाची हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 को हम देखते हैं अभी। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, अन्वेषण में संधि कौन सी है। विकल्प हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपने उम्मीद है कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा विकल्प वी, यण संधि। अब यण संधि कैसे हो रहा है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। तो यण संधि का एक नियम है कि यदि क्या ई या ई, उ या फिर री के बाद, ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ई का हो जाएगा दोस्तों य, उ का हो जाएगा दोस्तों व, और री का हो जाता है दोस्तों रा। इस नियम को आप याद कर लीजिए अच्छे से, इस नियम से कई प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब अगर हम अन्वेषण की बात यहाँ पे करते हैं तो ये नियम कैसे यहाँ पे लग रहा है, मैं ई और इसको हटाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये हटेगा नहीं, तो पूरे हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो आप इस नियम को ध्यान रखिएगा। इसका जो अन्वेषण का संधि विच्छेद है वो कैसे हो रहा है, ये है दोस्तों अ प्लस ना, क्योंकि इसमें हलंत है, आधा ही है यहाँ पे। ठीक है, ये बन रहा है दोस्तों अनु प्लस एषण से। ठीक है, और हम इसको अगर और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अ प्लस ना प्लस उ। ठीक है, ये हो गया अनु प्लस एषण। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो ना है, हमने क्या पढ़ा कि अगर उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो वाह हो जाएगा। तो इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो ये एक ही मात्रा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वे। ठीक है, अब ये आ यहाँ पे हो जाएगा, और ना तो पहले ही छोटा है, ये आ, ये ना है तो ये ना छोटा ही रहेगा, तो ये ना लग जाएगा इस पर। ठीक है, ये बड़ी इसमें आ का स्वर है ही नहीं, और पीछे का ये आ जाएगा क्षण। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा अन्वेषण। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इसमें समझ पाए होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अन्वेषण हो जा रहा है। ठीक है, संधि विच्छेद होने के बाद। और ये जो उदाहरण है ये है यण संधि का। ठीक है, तो इसके आप और भी उदाहरण देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। यण संधि एग्ज़ाम में पूछे जाने में एक फेवरेट संधि है।
चौथा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, अरुण शब्द का अनेकार्थी हैं। विकल्प हैं सिंदूर, सिंदूर और आँख, सूर्य और नवीन, सूर्य और गुलाबी, प्रातःकालीन सूर्या और सिंदूर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अरुण शब्द के जो अनेकार्थी हैं, तो अरुण का अर्थ गुलाबी भी होता है और अरुण का अर्थ सूर्य भी होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे पाँचवें प्रश्न में, और पाँचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? साधारण गुणधर्म की यहाँ पे बात हो रही है। साधारण गुणधर्म है ये, साधारण गुणधर्म, या फिर उपमान है, उपमेय है, या फिर वाचक शब्द है। दोस्तों ये पीपर पात सरिस मन डोला एक उपमा अलंकार का उदाहरण है। और यहाँ पे अगर हम मन की बात करते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि उपमा अलंकार में दो चीज़ें होती हैं। क्या? उपमान, क्या होती हैं? उपमान और उपमेय। ठीक है, ये जो उपमान है ये दूर की वस्तु है और उपमेय है पास की वस्तु। ठीक है, अब यहाँ पे तुलना हो रही है पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मन है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे उपमेय। मन ये आपके पास में है और पीपल का पत्ता दूर है, तो पीपल का पत्ता यहाँ पे हो गया उपमान, उपमेय हो गया यहाँ पे मन। डोलना एक क्या हो गया? गुणधर्म है, साधारण गुणधर्म है जो दोनों में पाया जा रहा है कि मन भी डोलता है और पत्ते भी डोलते हैं। वाचक शब्द दोस्तों यहाँ पे हो जाता है जो बीच में आ गया है यहाँ पे सरिस, सा जो है ये हो जाएगा यहाँ पे वाचक शब्द। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है मन हो जाता है दोस्तों उपमेय। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं भगिनी का बहन, पासिका का फांसी, वत्स का बछड़ा, या फिर डी सभी सुमेलित हैं। फटाफट से इसका आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पे भगिनी का बहन होता है, पासिका का फांसी होता है और वत्स का बछड़ा ही होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा विकल्प डी, यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। हमने एक और देखा था यहाँ पे परसों, मैंने आपको बताया था कि एक शब्द है विभूति। ठीक है, इसका क्या तद्भव हो जाता है? बभूत। ठीक है, एक हमने और देखा था क्या? भ्रमर, जिसका हो जाता है क्या? भंवरा। ठीक है, भंवरा, ये तद्भव हो जाता है। ठीक है, बाकी इनको भी आप साथ में ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और प्रश्न नंबर 7, कमल नयन में समास कौन सा है? विकल्प हैं द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो मैंने आपको बताया था कि जो कमल नयन है, जहाँ पे पहला शब्द या दूसरा शब्द दोनों में से, दो पदों में से कोई एक विशेष्य हो और एक विशेषण हो, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाता है क्या? कर्मधारय समास वहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे वही हो रहा है कमल नयन, मतलब जो नयन है वो कमल के समान हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है विशेषण, और ये जो नयन है ये हो जा रहा है विशेष्य। ठीक है, तो नयन की विशेषता है कि वो कमल के समान है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात होगी वहाँ पे हम कर्मधारय को समझेंगे। ठीक है, समझेंगे कि यहाँ पे कर्मधारय की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, और पूछ रहे हैं यहाँ पे, आगे नाथ ना पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ है। विकल्प हैं निश्चिंत होना, भगवान का सहारा ना होना, जानवर खुला छोड़ना, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। तो फटाफट से इसका आंसर करिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होती है लोकोक्ति आगे नाथ ना पीछे पगहा, मतलब जिसका कोई अपना नहीं है, कोई सगा संबंधी नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूकेपीएससी कई बार पूछता है इस प्रश्न को। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। विकल्प अध्युड़ा, विरह विदग्धा, प्रोत्सित पतिका, या फिर आगत पतिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विकल्प वी, विरह विदग्धा यहाँ पे है। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश होने में कारण दुखी हो उसके लिए होता है विरह विदग्धा। और अगर हम बात करते हैं अध्युड़ा की, तो वह क्या बोलेंगे इसमें? जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति उसके रहते ही दूसरा विवाह कर ले, तो उसको हम बोलेंगे अध्युड़ा। ठीक है, प्रोषित पति का, जिसका पति कहाँ हो? प्रदेश में हो, जिसका पति प्रदेश में हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोषित पति का। और एक आता है जिसका पति प्रदेश जाने वाला हो, तो उसके लिए आता है प्रवत्स्य पति का। ठीक है, प्रवत्स्य पति का। ठीक है, और एक आता है आगमी शतपति का, आगमी शतपति का, जिसका
पति आने वाला हो, प्रदेश से आने वाला हो, तो इतना बड़ा हो जाता है ये आगमी शतपति का। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? विकल्प हैं, हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में बताया था कि निपात का अर्थ होता है कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द को या किसी वाक्य में हम जोर देकर किसी बात को कहते हैं, या जिन शब्दों से किसी वाक्य में बल लगाया जाता है, किसी भी भाव को बल दे के बात की जाती है, ठीक है, फोर्स के साथ में, ठीक है, या जोर दे के हम किसी चीज़ को बोलते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से उनको हम निपात बोलते हैं। तो हरीश छत पर बैठा है, यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है, यहाँ पे भी कोई शब्द नहीं है। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया और मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ, ये भी कोई यहाँ पे जोर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जोर दिया जा रहा है आप भी आइएगा। नॉर्मल सा साधारण सा वाक्य बनता आप आइएगा, लेकिन यहाँ पे जोर दे के बोला जा रहा है कि आप भी आइएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे निपात का प्रयोग हुआ है। और ये जो भी है एक ये निपात ही है। ठीक है, तो हम प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ठीक है, भेद नहीं है। विकल्प है प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक, बाहर, भीतर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रतिवर्ष एक कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, बहुधा भी है, आज तक भी है, लेकिन ये जो बाहर भीतर है दोस्तों, ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आपको पता ही है कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये कालवाचक हैं, और बाहर भीतर जो है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर और यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? तो हमने देखा कि वाच्य 3 प्रकार के हैं। किसी भी वाक्य में किसकी प्रधानता हो रही है, यानी कि कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और ना तो कर्म की है ना कर्ता की है। जिन वाक्यों से किसी भाव पैदा होता है, कोई भाव पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे हम भाववाच्य की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, एक भाव यहाँ पे पैदा हो रहा है। ये पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, एक भाव पैदा इससे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, टहलना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों टहलना आपको ध्यान रखना है कि टहलना अपने आप में क्या होता है, एक क्रिया है टहलना। ठीक है, टहलना एक क्रिया है, और जब ये क्रिया किसी संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो वहाँ पे दोस्तों ये हो जाती है क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पे आप देखेंगे तो टहलना स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पे ये क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ये क्रियार्थक संज्ञा। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब कोई भी क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग होगी तो वहाँ पे हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। प्रेरणार्थक क्रिया हम देखते हैं कि जब कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करता, किसी और को उस काम को प्रेरित करता है, करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये तो नॉर्मल क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पे तो कर्ता मैं ही हूँ, तो मैं खुद काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मैं राम से पत्र लिखवाता हूँ, तो उस केस में मैं खुद काम नहीं कर रहा, मैं किसी और को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाती है प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम किसी की विशेषता बताते हैं वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। क्रिया विशेषण जो क्या होता है, क्रिया की विशेषता को बताएं, वो क्रिया विशेषण। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है दोस्तों, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द क्या होगा? धर्मीय, धर्मी, धर्मवीर, धार्मिक। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी। तो धर्म से बनने वाला विशेषण होगा धार्मिक। क्या होगा? धार्मिक। ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15 की ओर हम बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है विकल्प भाषा, लिपि, बच्चे, देवनागरी। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान के बारे में बात हो रही हो तो वहाँ पे दोस्तों व्यक्तिवाचक हो जाता है। और अगर
अगर किसी समूह में हम बात करेंगे या ग्रुप में बात करेंगे तो कभी कभी वो जातिवाचक हो जाती है और कभी कभी वो, या बहुवचन में हम जब बात करेंगे तो वो कभी जातिवाचक हो जाती है, और अगर हम ग्रुप में बात करेंगे तो क्या हो जाती है, समूहवाचक हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो भाषा की बात करें तो भाषा में बहुत सारी भाषाओं की यहाँ पे बात हो सकती है, पर्टिकुलर एक भाषा की बात नहीं हो रही। अगर ये सिर्फ हिंदी हो जाएगा तब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लिपि, तो लिपि में भी बहुत आ सकते हैं, कई लिपियाँ हैं, कुछ तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। बच्चे एक समूह को इंडिकेट करता है कि बच्चे में सारे ही बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर जो देवनागरी लिपि है दोस्तों, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक लिपि की बात हो रही है यहाँ पे, देवनागरी, ठीक है। लिपि का तो पता नहीं चला, यहाँ पे लिपि का विकल्प है, लिपि में पता नहीं कि कितनी लिपियाँ इसके अंतर्गत हैं, लेकिन जब ये पर्टिकुलर एक लिपि की बात यहाँ पे करेगा, ये देवनागरी लिपि, तो वहाँ उस केस में ये हो जाएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने क्या देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान की जब बात होगी तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है, कवि शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए। कविजन, कविगण, कविवृंद, कविवर्ग। तो ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन ये है, तो इसको आप देखिए। जब ये चारों ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कविवृंद जो है कवि का बहुवचन रूप होता है, ठीक है। विकल्प सी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, भूखे के लिए रोटी लाओ वाक्य में कारक है। विकल्प संबंध, अधिकरण, अपादान, संप्रदान। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस वाक्य से आपको कुछ देने का भाव हो, या जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं जहाँ पे कुछ देने का भाव हो, किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, तो वहाँ पे दोस्तों हो जाता है संप्रदान, ठीक है। भूखे के लिए, और यहाँ पे आप विभक्ति चिन्ह भी देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, के लिए, और संप्रदान की विभक्ति क्या है, को या फिर के लिए, ठीक है। को या के लिए किसकी है, संप्रदान की विभक्ति है, तो इस प्रकार यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से राधा का पर्यायवाची नहीं है। राधा का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, ये आपने बताना है। विकल्प हैं ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा। यहाँ पे दीर्घ संधि हो गई है, वृषभानुजा यहाँ पे आपको लग रहा होगा, लेकिन वृषभानुजा यहाँ पे है, ठीक है। डी ऑप्शन में है शैलजा, ठीक है, वृषभानुजा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकल्प डी, शैलजा। किसका है, शैलजा है दोस्तों, किसका, पार्वती का, ठीक है। शैलजा किसका पर्यायवाची हो जाता है, पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा। बाकी सारे के सारे किसके हो गए हैं, राधा के पर्यायवाची हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं यहाँ पे हम 19वें प्रश्न की ओर, और यहाँ पे पूछ रहा है, चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ई, राई, आई या फिर ई। फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, चतुराई, यानी कि आई प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों चतुराई शब्द में, ठीक है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय, आई प्रत्यय। चतुर प्लस आई, दीर्घ संधि, ठीक है। हमने क्या देखते हैं, आ प्लस आ के साथ कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, रा और ये आ है, ठीक है। रा प्लस आ और प्लस आ, तो तब क्या होगा, आई होगा। तो चतुर प्लस आई का क्या हो जाएगा, चतुराई। और इसमें हम क्या देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे, तो आई प्रत्यय हम अलग कर लेंगे। प्रश्न नंबर हम 20 में पहुंच चुके हैं, और आपके लिए एक होमवर्क के लिए प्रश्न है, तो उसको भी देख के हुए जाना। निम्न में कौन सा स्वर रहित व्यंजन है, कौन सा स्वर रहित व्यंजन आपने बताना है, ख, थ, ध, अक्ष। तो आपने देखना है, फटाफट से इसका आंसर करिए दोस्तों। अगर हम खा को लिखते हैं तो इसका क्या हो गया, इसमें स्वर है। था की बात करते हैं तो थ प्लस अ, ये भी क्या है, स्वर है इसमें। धा की बात करेंगे तो ध प्लस अ, इसमें भी स्वर है। अक्ष की बात करते हैं, इसको लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इसको क प्लस श, तो इसमें तो कहीं भी स्वर नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा स्वर रहित है अक्ष। और चार, क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, तर्र, ज्ञ और स्रा। ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्वर रहित व्यंजन है। बाकी सभी में आ स्वर चिपका हुआ रहता है, ठीक है। उनको अगर किसी भी व्यंजन को आपको स्वर रहित लिखना है तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा क्या, हलंत लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। तो आज के 20 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आज के लिए आपके घर के लिए क्वेश्चन ये है, आप बताइए कि निम्न में अल्प प्राण नहीं है। विकल्प आपके सामने हैं, दंत्य स, द, न या फिर ल।
और इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे भाग 16 में। तब तक पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को अवश्य इसके बारे में बताइए, और आप खुद भी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए दोस्तों। और मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।